मैं अब सिंगापुर जाने वाला हूँ। ये सीढ़ी यहाँ तो बहुत बुरा स्कैम है, मौसम की वजह से फ्लाइट डिले हो गई है। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि कनेक्टिंग फ़्लाइट कैसे लेते हैं। उसके बाद ये पोल हिलने लगा और बारिश ही बारिश भयंकर। सिंगापुर पहुँच गया। तो लग रहा है फर्स्ट इंप्रेशन में तो सिंगापुर का एयरपोर्ट वर्ल्ड का नंबर 1 एयरपोर्ट है। तो और उसके बाद एक फॉर्म आएगा, उसको भरते जाना है। देखो कितनी लाइन लग रही है। बेसिकली आपको यहाँ पे आना है। सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सीरीज़ में। अभी हो रहा है यार सुबह के लगभग सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं अब सिंगापुर जाने वाला हूँ। ये सीरीज़ सिंगापुर की होगी, लेकिन फ़िलहाल एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि इस बार हम पहले यहाँ से जाएंगे कलकत्ता। तो अभी जो मेरी फ़्लाइट है वो कलकत्ता की है। अभी देख सकते होंगे, वैसे मैं हूँ तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही, लेकिन पहले मेरी फ़्लाइट यहाँ से कलकत्ता जाने वाली है और कलकत्ता से फिर उसके बाद शाम तक रुकेगी कलकत्ता और शाम से फिर मैं फ़्लाइट लूँगा सिंगापुर की। सो यार सुबह से शाम तक कलकत्ता में बितानी होगी और शाम को हमारी फ़्लाइट होगी कलकत्ता, मतलब लगभग 8 बजे के आसपास कलकत्ता से सिंगापुर की। तो ये मैंने क्यों किया, कैसे किया, उसका मैं भी बताता हूँ। तो चलो यार मैं फटाफट पहले कलकत्ता पहुँचता हूँ, उसके बाद आपको आगे का पूरा बताऊँगा कि क्या हिसाब है। 2000 years later. तो दोस्तों अभी यार मैं आ चुका हूँ कलकत्ता में। अभी आप देख सकते होंगे यार, ये एक जगह है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, ये होटल है, राइट। और यार मतलब यहाँ तो बहुत बुरा स्कैम है कलकत्ता में। हालांकि एयरपोर्ट्स मतलब ये चीज़ अच्छी थी कि भीड़ कम थी, लेकिन बहुत बुरा स्कैम है हर जगह पे। मतलब यार कमाल है। मेरा तो मैं यहाँ पे आया क्योंकि ट्रांजिट था मेरा और शाम को मेरी फ़्लाइट अब यहाँ से सिंगापुर की है, तो कुछ घंटे मुझे बिताने थे। तो मैंने ये होटल बुक किया भाई, मैं आपको बता दूंगा इस होटल में भाई बिल्कुल मत आना। और होटल बुक करने से पहले एक बार सोच लेना पेमेंट देने से। और यहाँ कलकत्ता में मैं यहाँ कलकत्ता में रुका क्योंकि मेरे यहाँ पे ट्रांजिट की फ़्लाइट थी। इस होटल में तो बिल्कुल मत आना, मैं भी आपको जाते हुए दिखाऊँगा। और यहाँ पे प्री पेमेंट करने से पहले सोच लेना, राइट। यहाँ पे एक स्कैम हुआ मेरे साथ बहुत तगड़ा, भी मैं बताऊँगा। तो यार काफ़ी बुरे हाल है, मतलब इतना अच्छा रिव्यू मतलब वो दिखा रखा था फ़ोटो, और काफ़ी बेकार है होटल, मतलब गंदा सा है यार, पता नहीं क्या सिस्टम है यहाँ पे। हालांकि चलो एसी वेसी काम कर रहा है वो ठीक है, लेकिन यार काफ़ी अजीब लगा मुझे। मैं एयरपोर्ट पे आया, मैंने ओला बुक की तो भाई मतलब आप ये देखो कि लगभग 3-4 किलोमीटर जाने के पहले जो नॉर्मल टैक्सी वाले हैं वो 500 रुपये मांग रहे हैं, 400 रुपये मांग रहे हैं। चलो ठीक है 400 टैक्सी वाले मांगते हैं, लेकिन मैंने ओला बुक की तो भाई ओला में मान लो प्राइस दिखा रहा था लगभग 200 रुपये के आसपास, 200-220 के करीब। तो टैक्सी वाला फ़ोन करके कहता है सर आपको ना 220 नहीं 320 देने पड़ेंगे। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहा 100 रुपीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा लगते हैं पार्किंग। अरे ये कोई बात है भाई, एक्स्ट्रा लगते हैं? मैंने कहाँ लगता है? कह रहा एयरपोर्ट में। मैं निकल के बाहर को चला गया, वो फिर वही कह रहा। दूसरे को मैंने वहाँ पे बुक किया तो वो भी यही बात बोल रहा कि सर 150 रुपये यहाँ पे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते हैं, और ऐसे करके घुमा रहे। फिर मैं होटल में आया तो होटल वाला अजीब है, वो कह रहा है कि क्या बोलते हैं सर यहाँ पे तो कि कह रहा है कि आपने ऑनलाइन बुक किया था। मुझे तो ऑनलाइन का पता नहीं है भाई, जब तुझे पता नहीं है तो तूने लिस्ट क्यों कर रखा है? ठीक है, तो खैर अब पता नहीं कहे सुनने के बाद उसने मुझे चेक इन दिया है, क्योंकि मैंने बोला भाई अब मैं कहाँ जाऊँ, 2-4 बात सी बोली मैंने उसको, तो उसे लगा होगा कि कभी ये कंप्लेन करे गोआईपीओ में। तो भाई मैंने ये पूरा सा जो भी है, मतलब मुझे कुछ घंटे बिताने के लिए एक जगह मिल गई है। हालांकि ये बहुत ही बेकार सी जगह है, मैं आपको सच बताऊँ। इस होटल में तो भाई मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। और कलकत्ता अगर कभी आप आते हो तो भाई हिसाब से देख के आना। यहाँ तो मुझे अजीब ही लग रहा है सिस्टम थोड़ा। हर आदमी मतलब स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ टैक्सी वाले स्कैम कर रहे हैं यार। ऐसा तो कहीं नहीं होता है, एप्लीकेशन में तो जो रेट होते हैं, मतलब विदेशों में भी जो रेट होते हैं वही होते हैं। वो ये यहाँ अजीब ही है, 100 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये चीज़ बड़ी अजीब लगी मुझे। तो खैर अब जो भी है यार, मैं थोड़ा टाइम यहाँ पर बताता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा और उसके बाद शाम को मेरी फ़्लाइट है सिंगापुर की, तो चलेंगे सिंगापुर। तो चलो थोड़ा मैं रिलैक्स करता हूँ। तो भाई ये सामने बस खड़ी है, अभी वापस मैं एयरपोर्ट आ गया हूँ, आप देख रहे होंगे। और मुझे आते हुए क्या फ़ायदा होगा कि ये बस मिल गई। और भाई सरप्राइजिंगली इस एसी बस ने मात्र 20 रुपये लिए मुझे यहाँ तक छोड़ने के, जबकि सुबह में टैक्सी में दिखा रहा था 350-400 रुपये। और भाई 20 रुपये में बस वाले ने छोड़ दिया। मैं वहाँ पे थोड़ी देर खड़ा हुआ, किसी ने मुझसे कहा कि एसी बस जाएगी, और एसी बस मिल गई भाई, और 20 में आ गया मैं। काफ़ी सरप्राइजिंग था, क्योंकि बाइक वाला भी छोड़ने के ऑलमोस्ट 150 रुपये मांग रहा था, तो काफ़ी सही रहा यार। तो चलो भाई अब चलते हैं। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलकत्ता। यहाँ कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी हैं, बताऊँगा। अच्छी फ़िलहाल ये है कि यहाँ पे दिल्ली से भीड़ कम रहती है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो चलो एंट्री करते हैं फ़िलहाल। तो भाई कुछ ऐसे नज़ारे हैं। अभी उन्होंने कहा है कि 4 नंबर गेट पे जाइए, जो कि सामने है। उधर पूरे में डोमेस्टिक की भीड़ हो रही है, ज़्यादा नहीं है। हालांकि अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हो इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो यहाँ तो कुछ भी भीड़ नहीं है।
लेकिन अब देखो ये इंटरनेशनल वाला है तो खाली पड़ा है, तो अब मैं जाके बैठता हूँ। अभी तो 4 घंटे बाकी हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचा जाके बैठ जाता हूँ। तो यार ये है ऊपर से डिपार्चर वाला और नीचे एक्चुअली अराइवल वाला है। तो कुछ ऐसा सा दिखता है ये एयरपोर्ट यहाँ का। जो तो दोस्तों अभी देख सकते होंगे अभी इमिग्रेशन ऑफिसर कोई बैठा नहीं है यहाँ पे, खाली सा पड़ा हुआ है मामला। और वहाँ से तो जो पूरा था कंफर्मेशन हो गया। तो मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्टिंग फ़्लाइट्स कैसे लेते हैं, उसके बारे में भी एक अलग एक्सपीरियंस है जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अभी इमिग्रेशन ऑफिसर आने वाले हैं, इमिग्रेशन होने वाला है, कुछ ऐसी सी कहानी है। और अब हम जाने वाले हैं सिंगापुर यहाँ से। और यार ये काफ़ी खाली पड़ा है, इंटरनेशनल वाला तो पूरा इनका, उधर की साइड डोमेस्टिक वाला है, इधर की साइड इंटरनेशनल वाला है। तो यहाँ तो काफ़ी खाली है, तो ये अच्छा भी है, मतलब आसानी भी रहती है। तो चलो मैं अंदर जाता हूँ पहले और अंदर जाके बात करूँगा, क्योंकि दिल्ली वाले में तो बहुत भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते होंगे एकदम सब खाली पड़ा है। तो भाई फाइनली सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन वगैरह हो गया। इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ था यहाँ पे कैलकाटा में दिल्ली के कंपैरिजन में, लेकिन सिक्योरिटी चेक थोड़ा ज़्यादा ही इन्होंने कुछ करा। एक तार निकलवा के देखा तो अजीब था थोड़ा, उसमें यार फिर सामान लगाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो खैर जो भी है, कुछ ऐसे से नज़ारे हैं। अभी यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, यहाँ पे खाली है, और इधर फ्लाइट खड़ी हैं 1-2 जो भी हैं। अभी देखते हैं भाई अपना गेट आई थिंक 51 है या कौन सा है, अभी देखता हूँ मैं। तो ये भाई पूरा यहाँ पे ड्यूटी फ्री एरिया है। ऑफकोर्स ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, न्यू दिल्ली के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि कैसा सा है ये कैलकाटा एयरपोर्ट दिल्ली। तो भाई यहाँ पे लाउंज भी है, आप चाहो तो लाउंज में भी एक्सेस ले सकते हो। मैं फ़िलहाल नहीं लूँगा, वैसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है एयरपोर्ट, लेकिन ठीक है मतलब। तो वो ही सामने गेट नंबर 15 पे आएगी सिंगापुर, देखो सामने वो लगा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो। सिंगापुर गेट नंबर 15 ऑन टाइम, ठीक है, 8:20 पे चलेगी यहाँ से। बोर्डिंग ऑफ कोर्स पहले ही स्टार्ट हो जाएगी, तो टाइम से आना चाहिए, राइट। दिल्ली एयरपोर्ट पे तो 4 घंटे पहले कम से कम जाना ही पड़ता है, क्योंकि भीड़ इतनी रहती है। यहाँ आई थिंक अगर आप 2-2.5 घंटे पहले भी आओ तो काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो खाली पड़ा है, रिलैक्स सही है, ज़्यादातर यहाँ ऐसे सही रहता है। फिर भी इतना टाइम तो लेके चलना ही चाहिए। मैं आप देख रहे होंगे idli.com है, प्योर वेज करके ये पूरा है। तो इसके स्टॉल आपको जहाँ भी दिखे आप खा सकते हो, चाहे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, चाहे कैलकाटा एयरपोर्ट हो। मतलब ये मुझे काफ़ी सही लगता है। इनके यहाँ से मैंने डोसा खाया था, एक्सपेंसिव तो है, लगभग 350-400 रुपये का डोसा मिलेगा, लेकिन अच्छा मिलेगा। मतलब आप इतने पैसे खर्च करोगे तो आपका पेट भर जाएगा। तो ओवरऑल काफ़ी छोटा सा एयरपोर्ट है, ज़्यादा चीज़ें इसमें है भी नहीं, लेकिन सिक्योरिटी चेक जिस हिसाब से हुआ वो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा था। इतना तो दिल्ली एयरपोर्ट पे भी नहीं कहते। खैर चलो जो भी है, इमिग्रेशन बहुत जल्दी कर दिया, लेकिन सिक्योरिटी चेक में टाइम लगा यहाँ पे। तो दोस्तों अभी यार मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है, इधर ही बैठा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट इसके बाद 15 नंबर गेट है। तो यहाँ लिखा हुआ है 14 से 17, सामने जो गेट है इसको एंट्री करनी है यहाँ। तो अभी तो रनवे खाली पड़ा है, अभी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 3-3.5 घंटे हैं फ्लाइट का आने में। तो मैं चलो यहाँ बैठते हैं, वहाँ तो भीड़ हो रही है, तो इसलिए आराम से बैठते हैं जहाँ पर कोई नहीं है। तो ये अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जब भी आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट हो कभी, जैसे आप दिल्ली से कलकत्ता टू सिंगापुर, या दिल्ली से मे बी कलकत्ता टू, है ना, कहीं भी मे बी थाईलैंड, या कहीं की भी मे बी वाया मुंबई, वाया कहीं और सिटी। तो कई बार क्या होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जहाँ आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन होती है, अगर आपकी सेम फ़्लाइट है, मान लो इंडिगो ही है, पहले इंडिगो आपकी यहाँ आएगी कलकत्ता आपकी, और फिर कलकत्ता से सिंगापुर जाएगी शाम को या कुछ घंटे बाद भी, तो आपको जो बैगेज है ना वो वापस नहीं मिलता है। बैगेज आपका डायरेक्टली वहीं जाके मिलता है जहाँ पर कि आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन है। जैसे मैं दिल्ली से सिंगापुर जा रहा हूँ, तो बैगेज मुझे यहाँ पे नहीं मिला, सिंगापुर जाके मिलेगा, एक ये चीज़ है, ठीक है। तो सुबह मैं अपना ये जो नॉर्मल वाला बैग था, जो कैबिन वाला था भाई, ये आप देख सकते होंगे, ये मैंने बढ़िया ले लिया था ट्रॉली वाला। तो इसी को लेकर के मैं चला गया था, होटल पर रुका, नहाया धोया, खाना वाना खाया, और अब मैं आ गया, ठीक है। तो एक तो कहानी है ये। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो बोर्डिंग पास आपको मिलेगा जब आप दिल्ली से या कहीं भी पहले डेस्टिनेशन से विद इन इंडिया ट्रैवल करोगे वाया, तो फॉर एन एग्जांपल मैंने दिल्ली से सिंगापुर गया वाया कैलकाटा, तो जो 2 बोर्डिंग पास मिले, एक तो दिल्ली से कैलकाटा और एक कैलकाटा से सिंगापुर, उन्होंने मुझे दोनों दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही दे दिए थे। तो अब हुआ क्या कि जो दिल्ली से कैलकाटा वाला पास था, मतलब बोर्डिंग पास था, उसके ऊपर एक स्टिकर चिपकाया हुआ था पीछे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो दिल्ली से अपना कैलकाटा वाला भी बोर्डिंग पास है वो आपको फेंकना नहीं है, जब तक कि आप अपनी फाइनल जिस देश में आप पहुंचना चाहते हो। जैसे मैं सिंगापुर जाना चाहता हूं, तो जब तक कि मैं दिल्ली से कैलकाटा, कैलकाटा से सिंगापुर नहीं पहुंच जाता, मुझे किसी भी हालत में वो टैग फेंकना नहीं है। ये बात ध्यान रख लेना, वरना प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर आपके बैग में इधर उधर कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस टैग में आपके बैग की इन्फॉर्मेशन होती है, जो छोटा सा वाइट कलर का वो पीछे कोई कोड होता है जो चिपकाते हैं आपके पहले बोर्डिंग पास पे।
और दोनों बोर्डिंग पास संभाल के रखने हैं जब तक कि आप फाइनली पहुँच के अपना बैग लेके बाहर एयरपोर्ट से नहीं निकल जाते, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस बात को ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और फिर भी जब आप बैगेज के लिए मान लो आप दिल्ली से कैलकाटा आ रहे हो, कैलकाटा से जा रहे हो सिंगापुर या थाईलैंड या कहीं भी, तो जब आपका बैग ना आए तो एक बार पूछ लेना कि भाई मेरी जो फ़्लाइट है वो फाइनली वहाँ की है, कितने घंटे बाद है शाम को, तो आपको बता देंगे कि सर आपका बैग जो है ना वहीं मिलेगा, ये चीज़ है। तो ऐसी सी पूरी कहानी रहती है। एक इम्पॉर्टेंट बात और, जैसे मैं यहाँ से सुबह बाहर चला गया था और मैं वापस अब शाम के टाइम आया तो पूरा प्रोसीजर हुआ और इमिग्रेशन मेरा यहाँ हुआ कैलकाटा में, क्योंकि फाइनली मैं फ़्लाई तो इंडिया से बाहर यहाँ से कर रहा हूँ ना कि दिल्ली से। तो जो इमिग्रेशन था पूरी स्टैम्प वगैरह ऑफिसर ने लगाई वो यहाँ लगाई, और क्या बोलते हैं, इसके अलावा जो सिक्योरिटी चेक का पूरा प्रोसेस हुआ, राइट। और उसके बाद जो इंडिगो से जैसे मैं जा रहा था, तो आपकी जो एयरलाइन का ऑफिसर होगा, जो भी एयरलाइन होगी, तो वो क्या करेगा कि एक बार आपका पूरा आप उसको बताओगे कि भाई मैं दिल्ली से यहाँ पे आया और यहाँ से मैं सिंगापुर या थाईलैंड जहाँ भी जाना है वहाँ जा रहा हूँ, तो वो आपके बोर्डिंग पास पे की स्टैंप लगा देगा और पूरा आपको जो भी पूछना है बता देगा। उसके बाद वो कहेगा इमिग्रेशन की तरफ जाओ। कैलकाटा की एयरपोर्ट की अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि काफ़ी स्मूथ है, बहुत कम लोग रहते हैं इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए, तो कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई भीड़ नहीं है। इंटरनेशनल वाला तो खाली पड़ा है, जो थोड़ी बहुत भीड़ थी वो डोमेस्टिक में थी, इंटरनेशनल वाला तो ऑलमोस्ट खाली पड़ा है, बहुत ही कम लोग हैं। काफ़ी रिलैक्सिंग सा एनवायरनमेंट है और इमिग्रेशन ऑफिसर्स के भी यहाँ मज़े हैं, आराम से लंच ब्रेक इन्जॉय कर रहे हैं 3-3 घंटे का। तो भाई ये भी चीज़ है, लोग बता रहे हैं कि 3 घंटे से ऐसे ही बट, क्योंकि चक्कर ये है ना यहाँ पे मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तो भीड़ इतनी रहती है कि रूल है कि 4-4.5 घंटे पहले ही वो अंदर फाइनली गेट के पास आपको एंट्री देते हैं। तो वो एक फ़्लाइट जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्योंकि भीड़ इतनी रहती नहीं तो ये लोग जल्दी दे देते हैं, राइट। 4 घंटे से ज़्यादा टाइम पे भी दे देते हैं, ये चीज़ है। तो मान लो शाम की फ़्लाइट है किसी की, तो आराम से इमिग्रेशन ऑफिसर आ जाएगा, जब 4-5 घंटे रह जाएंगे जो भी उसको ठीक लगेगा दे देगा, ऐसी सी कहानी है। तो जो लेडी जो थी यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी इमिग्रेशन ऑफिसर, उन्होंने आराम से देख के मेरे डॉक्यूमेंट सब लगा दिया और कहा जाइए, लेकिन सिक्योरिटी। अब एक क्वेश्चन ये भी होता है कि भाई हम ट्रांजिट के थ्रू आए क्यों, हम डायरेक्ट फ़्लाइट ले लें, तो बिल्कुल वो सबसे अच्छा होता है। लेकिन यार कई बार ये लोग क्या करते हैं ना, ये क्या होता है कि जैसे मान लो फ़्लाइट है ना, तो दिल्ली से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट जा रही है सिंगापुर, तो वो जा रही है, उसका ले रहे हैं 18,000-20,000 रुपये टिकट, जिसका कोई मतलब सेंस नहीं बनता, राइट। और दिल्ली से वाया कैलकाटा फ़्लाइट जा रही है सिंगापुर, उसका ले रहे हैं 12,000 रुपये टिकट। तो आप सोच के देखो कि 6,000 रुपये आपको मोटे मोटे बच रहे हैं, और एक दिन में होटल रुकने में 1,000-1,500 भी खर्च करोगे तो फिर भी 4-5 हज़ार रुपये बच जाते हैं। तो यार मतलब सिंपल सी चीज़ है कि मैं सुबह आया शाम को यहाँ से चला गया, राइट। पहुँचना मुझे फिर भी कल ही था, तो इसीलिए मैंने ये बुक किया था, क्योंकि इसमें 4-5 हज़ार रुपये का बेनिफिट हो रहा था ऑलमोस्ट मुझे। अब भी मतलब सब कुछ करने के बाद भी आराम से 4-4.5 हज़ार रुपये बच जाएंगे। अगर मैं डायरेक्ट फ़्लाइट लेता तो काफ़ी लॉस होता, लेकिन हाँ अगर आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल रही हो जो कि ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि मे बी 11-12 हज़ार तक मिल रही हो, तो उस केस में आपको ले लेनी चाहिए डायरेक्ट फ़्लाइट, ये भी मैं ज़रूर से कह सकता हूँ। तो अगर 11-12 हज़ार की रेंज में आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाए दिल्ली से सिंगापुर की या फिर थाईलैंड या जहाँ की भी हो, तो उस केस में आपको ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, डिफरेंस कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का हो, राइट। जैसे कि मान लो वाया कैलकाटा जाएगी 3-4-5-6 घंटे 8 घंटे रुकेगी, तो उसमें 6,000 का फ़र्क आ रहा हो कि अगर वाया कैलकाटा जैसे मुझे 12,000 के करीब की पड़ रही थी, लेकिन वैसे फ़्लाइट 18,000 की थी डायरेक्ट दिल्ली से, तो मैंने सोचा यहाँ आ जाता हूँ, एक दिन में ज़्यादा 1,000-1,500 मैक्सिमम खर्च हो जाएंगे, राइट। और अगली बार तो वो भी नहीं होंगे, क्योंकि अब मैं पहली बार था तो थोड़े ज़्यादा पैसे लगे। अगली बार से थोड़ा और पता चल गया, बस का तो आने जाने में मुश्किल से 40-50 रुपये लगेंगे अगर कोई आसपास के होटल में रुकते हो और बस की हेल्प से, और फिर आप खाना पीना जहाँ सही लगे खा सकते हो। तो ये चीज़ है, तो मुश्किल से रुकने में 1,000 रुपये के अंदर काम हो जाएगा। तो अगर मान लो आपको 13,000 की पड़ गई फ़्लाइट यहाँ शाम तक रुक के, और डायरेक्ट 18 की बच रही है पड़ रही है, तो 5,000 का प्रॉफिट है। तो इस वजह से भी आप ऐसा कर सकते हो, इसलिए मैंने किया था। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगेन मैं कहूँगा अगर डायरेक्ट मिलती है और 1-2 हज़ार का ही फ़र्क है तो उसी करने में फ़ायदा है, लेकिन अगर 4-5 हज़ार या उससे ज़्यादा का फ़र्क है तो फिर आप यहाँ पर ट्रांजिट में भी ले सकते हो। तो भाई मैंने कहा था कि मैं फ़्लाइट में मिलूँगा, लेकिन कहानी सारी ख़राब हो गई है, कहानी काफ़ी ख़राब हो गई है, राइट। काफ़ी अनलक्की से साबित हुआ मेरा कैलकाटा का ट्रांजिट लेना, राइट। अब आप देखो सामने क्या हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो पिछले 2 घंटे से बारिश पड़े जा रही है, और बारिश और आंधी तूफान बहुत तेज़ आया, और ये जो पोल था सामने भाई, ये पोल हिलने लगा और बारिश ही बारिश भयंकर। फिर क्या हुआ, फ़्लाइट डिले होने लगी, और अब भी भाई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, और भाई बारिश अब भी थोड़ी थोड़ी पड़े जा रही है। और अब फाइनली फ़्लाइट जो कि 8 बजे के आसपास उसको उड़ना था, अब बताया जा रहा है कि 10:15 बजे मेरे पास अभी ईमेल आया है कि 10:15 बजे आपकी फ़्लाइट टेक ऑफ़ करेगी, अगर बारिश ठीक चलती रही, रुक गई तो।
मौसम की वजह से फ़्लाइट डिले हो गई है यार, क्या करें बस। हाँ फ्रस्ट्रेशन तो हो रही है पर क्या कर सकते हैं। वेट वेट वेट, पहले आया तो 9:15 होगी, फिर अब आया 10:15 होगी, पता नहीं भाई कब जाएगी। 2,000 years later. सो भाई फाइनली कई घंटों का इंतज़ार करने के बाद हो रही है बोर्डिंग, और उम्मीद है 4 घंटे की फ़्लाइट है, देखते हैं किस टाइम तक पहुँचते हैं अब सिंगापुर। मुझे खुशी है वैसे ही पहुँचते जाएंगे। ये खड़ी अपनी फ़्लाइट, ये अभी आई थी, अब अपने को लेके जाएगी सिंगापुर। तो भगवान की कृपा है कि बारिश बंद हो गई थी, अदरवाइज़ मुझे डर था कि बारिश बंद नहीं हुई तो ये 1-1 घंटा करके इसको सुबह तक डिले कर देंगे। पर भगवान को बहुत बहुत थैंक्स, फाइनली बारिश बंद हुई और उम्मीद करते हैं सही टाइम पे सिंगापुर पहुँच जाएँ। आगे बाहर कुछ ऐसे नज़ारे हैं, फटाफट चलो चलते हैं बाहर की तरफ। रात में सही सो गया, सही नींद आई मुझे, क्योंकि मैं परसों भी सो पाया था। सो यार कुछ ऐसे नज़ारे हैं, सही लग रहा है फर्स्ट इंप्रेशन में तो सिंगापुर का एयरपोर्ट काफ़ी सही लग रहा है। बाकी देखते हैं अभी अंदर जाके कि कैसा सा है। कहते हैं कि वर्ल्ड का नंबर 1 एयरपोर्ट है, तो देखना तो होगा ही कि कैसा है। तो भाई ये है वेलकम टू टर्मिनल, और अब मैं जाने वाला हूँ, देखता हूँ पासपोर्ट निकालेंगे, बोर्डिंग पास निकालेंगे और इमिग्रेशन की तरफ जाएंगे। सो लेट्स सी दैट। अबे यहाँ पे फिर से सिक्योरिटी चेक हो रहा है क्या? अबे यार ये नौटंकी बहुत बुरी है भाई। तो भाई पीछे का ड्रिंकिंग वाटर, तो मैंने थोड़ा सा पानी भर लिया अपने लिए, तो ठंडा पानी आ रहा था। तो यार यहाँ पे अब इमिग्रेशन की तरफ चलते हैं। चलो मैं फटाफट पहले इमिग्रेशन सिक्योरिटी वाला जो भी मतलब यहाँ पे होगा वो निपटाते हैं इमिग्रेशन का काम, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या हिसाब किताब है। तो भाई यहाँ तो इमिग्रेशन भी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, सब जगह के रास्ते खोल दिए हैं, डायरेक्ट इमिग्रेशन पे ले जाने का नहीं बनाया। इंडिया में नॉर्मली होता है कि इमिग्रेशन का या किसी भी कंट्री में जाते हैं तो इमिग्रेशन का रास्ता लेके जाते हैं। इन्होंने तो भाई अपने आप ही सारा ऑप्शन ओपन कर दिया कहीं भी जाओ, लेकिन मतलब समझदारी सी हुई है कि पहले आप इमिग्रेशन करोगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर बैगेज कलेक्ट करोगे, वरना भाई उधर स्काई ट्रेन के सारे रास्ते खुले पड़े हैं। अब खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि इमिग्रेशन का हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ये सारे पासपोर्ट हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते, मतलब वो अभी क्या होगा ना, एक वाईफाई से कनेक्ट होगा तब हो जाएगा। तो एशियन कंट्रीज़ में ये सारी कंट्री है जिसमें इंडिया भी है, जिसका ऑनलाइन इमिग्रेशन हो सकता है, और अमेरिका में और यूरोप में ये सारी कंट्री है जिनका हो सकता है। तो भाई अगर आप इन कंट्रीज़ के सिटीज़न हो तो कर सकते हो। तो फॉर डिटेल्स यू कैन विजिट दिस। अभी मैं देखता हूँ कि क्या करना है, ज़रा कैसे करना है, फिर मैं आपको पूरा बताऊँगा। तो भाई लंबा चौड़ा सा प्रोसीजर है, देखो कितनी लाइन लग रही है। बेसिकली आपको यहाँ पे आना है, उसके बाद ये देखोगे आपने नो करा होगा। सिंपल क्या करना मैं आपको बताता हूँ, लोग परेशान हो रहे हैं इधर उधर जाके। सिंपली आपको ये जो QR कोड है इसको स्कैन करना है। वाईफाई यहाँ पे फ्री है, हाई स्पीड वाईफाई है, इसी से कनेक्ट कर लेना। फ्री वाईफाई करके लिखा होगा SG चंगी एयरपोर्ट, और उस पर कनेक्ट कर लेना क्लिक करके। और फिर इस वाले आपको दिख रहा है, इसको स्कैन करना है, और उसके बाद एक फॉर्म आएगा, उसको भरते जाना है, ठीक है। उसमें हो सकता है आपको 20-25 मिनट लग जाए। सब कुछ पूछेंगे, पासपोर्ट की डिटेल, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, कितने दिन रहोगे, किस होटल में रुकोगे, वो पूरा भरना है। इसके बाद आगे इमिग्रेशन की तरफ जाना है। तो आते ही पहले ये स्टेप कंप्लीट कर लेना, और फिर जाके लाइन में लगना, या फिर उधर जो ऑटोमेटिक एंट्री है वो होगी, राइट। तो दोनों में से जो कन्वीनियंट है वो करना, लेकिन ये सबको करना पड़ेगा चाहे किसी भी कंट्री का हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेटेड सा बना रखा है, पर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आते ही इसको स्कैन करो और इस पूरे फॉर्म को भर दो, और काम बाद में, राइट। लोग वहाँ लगे पड़े हैं उन टैब में भरने में, उनकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली अपने फ़ोन से स्कैन करना है और इसी से भरना है। और फ्री वाईफाई यहाँ पे चंगी एयरपोर्ट के नाम से है, उससे कनेक्ट कर लेना है।
तो भाई अभी एक चीज़ और पता चली, वो वाला जो फॉर्म है ना वो भरने के बाद उधर जो वहाँ पे खाली पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि उन लोगों का ई पासपोर्ट है। तो अगर आपके पास ई पासपोर्ट है, जो कि शायद इंडिया में भी अभी इशू होने शुरू हो गए हैं, तो आप उससे डायरेक्टली स्कैन करके लाइन से बच सकते हो और डायरेक्टली वहाँ जा सकते हो। मेरे पास अभी नहीं है, तो हम सब इधर से जा रहे हैं जिनके पास ई पासपोर्ट नहीं है। तो ये बुरी कहानी है, इसलिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है। तो ई पासपोर्ट वाले उधर से एंट्री ले रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि उनका स्कैन हो जाता है QR कोड, ये चीज़ है। और यहाँ से क्या है, मैनुअली करना पड़ रहा है। हालांकि स्टैम्प तो ये कहीं भी नहीं लगाएंगे, पर फिर भी मैनुअल स्कैनिंग करनी पड़ रही है यहाँ पे अगर नॉर्मल पासपोर्ट है। लेकिन ये जो फॉर्म है ये वाला भाई सबको भरना है, ये वाला ये ध्यान रख लेना आते ही, तो टाइम बचाने के लिए फॉर्म ज़रूर भर लेना। तो भाई फाइनली 1 घंटा लग गया, इमिग्रेशन क्लियर हुआ। और भाई यहाँ पे कुछ ऐसी सी कहानी है, काफ़ी अच्छा है यार ये चीज़ है। और बेसिकली पता है क्या हुआ, अभी मैं बताता हूँ आपको। भाई जिन्होंने सिंगापुर अराइवल कार्ड नहीं भरा था ना, वो वाला जो मैंने फॉर्म आपको दिखाया, उनको वापस से पूरी लाइन में लगने के बाद दोबारा वापस जाना पड़ा और उनके लिए और ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो गया। तो खैर भाई मैंने भर रखा था, तो प्रोसेस वैसे सिंपल था काफ़ी इमिग्रेशन का, मतलब लाइन की प्रॉब्लम थी। अदरवाइज़ उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, ना ही उसने मुझसे मतलब कोई भी चीज़ नहीं पूछी। सिर्फ ये पूछा कि नहीं कुछ नहीं पूछा, हाँ सिर्फ ये पूछा कि आप तो बाली जाने वाले हो यहाँ से। मैंने कहा हाँ मैं बाली इंडोनेशिया जाऊँगा, कि ठीक है। मतलब ऐसे तो फॉर्म में आप जो भर देते हो ना, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, बस एक बार कंफर्म किया। तो काफ़ी सही रहा, बहुत स्मूथ इमिग्रेशन प्रोसेस था, बशर्ते कि आप जो सिंगापुर अराइवल कार्ड है वो आप ऑनलाइन फिल कर दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है अपने को। तो भाई कुछ ऐसे ऐसे नज़ारे हैं अभी देखो एयरपोर्ट के। तो अपना बैगेज आने वाला है, मैं फटाफट बैगेज उठा लेता हूँ और उसके बाद हम जाएंगे कस्टम्स की तरफ। कस्टम चेकअप होगा, फिर वही एग्जिट लेंगे, या देखता हूँ, सोच रहा हूँ एयरपोर्ट घूमूँ, क्योंकि उधर जूल है जो मेन एरिया है घूमने का। तो फटाफट से बैगेज उठा लेता हूँ भाई, पहले मैं अपना आने वाला है बस। मुझे दिख गया है अभी, अरे आजा भाई, कहाँ रह गया। हमारा बेचारा दिल्ली से घूमता घूमता फाइनली सिंगापुर पहुंच गया। देखो मैंने एक्स्ट्रा रोप लगाई है जिससे कि आराम से इसको उठाया जा सके। यार ट्रॉली नहीं है क्या यहाँ पे कहीं? ट्रॉली 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 ट्रॉली, अच्छा ट्रॉली हो रही है वहाँ पे। चलो यार ट्रॉली लेते हैं एक। चलो भाई ये ट्रॉली लेते हैं, उसके बाद आगे की भी सब बताएंगे क्या सीन है। तो भाई बैग फाइनली मैंने रख लिया है, अब हमें कस्टम की तरफ चलना होगा। मैं सोच रहा हूँ 2-4 फ़ोटोज़ ले लूँ यार पहले, उसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है।